एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है मॉडिफायर्स। फंक्शन प्रोटोटाइप की सेकंड पार्ट मॉडिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा डेफिनेशन टू द फंक्शन। फंक्शन जो मेरा फंक्शन प्रोटोटाइप है, जब मैं फंक्शन को डिक्लेयर करती हूँ, मैंने 5 पार्ट बताए थे। पहला एक्सेस स्पेसिफायर, दूसरा मॉडिफायर, तीसरा रिटर्न टाइप, चौथा फंक्शन का नेम, पांचवा पैरामीटर लिस्ट। मॉडिफायर हेल्प करते हैं फंक्शन को एक्स्ट्रा डेफिनेशन देने के लिए। एक्स्ट्रा डेफिनेशन क्या होती है? एक्स्ट्रा डेफिनेशन मतलब एक ऐसा वर्ड होगा जो कि इस फंक्शन की मीनिंग चेंज कर देगा। अगर मैं उस वर्ड को लगाऊंगी मॉडिफायर को तो कुछ और मीनिंग होगा, अगर फंक्शन में उस मॉडिफायर को मैं यूज नहीं करूंगी तो कोई और मीनिंग होगा। 5 टाइप के मॉडिफायर होते हैं: फाइनल, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, नेटिव, सिंक्रोनाइज्ड। जिसमें अभी हम पहला पढ़ेंगे, दैट इज फाइनल। फाइनल एक कीवर्ड है, तो ये हमेशा स्मॉल में रहेगा पूरा वर्ड, क्योंकि कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर्स में रहते हैं। फाइनल कीवर्ड का मतलब होता है कि वो जो भी एलिमेंट के साथ इस्तेमाल होगा उसको एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन प्रोवाइड कर देगा, जिसके साथ भी वो यूज होगा। हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट के, एलिमेंट्स क्या है, वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं फाइनल को, मॉडिफायर को, फंक्शंस के साथ जो हम पढ़ रहे हैं, एंड क्लास के साथ। तीनों के साथ अगर मैं क्लास डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं लिखा क्लास डेमो, तो क्लास डेमो के पहले अगर मैं लग दे फाइनल क्लास डेमो तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। अगर मैंने क्लास का अंदर लग दिया पब्लिक फाइनल क्लास डेमो, तो पब्लिक का मतलब क्या है कि वो क्लास पब्लिक होगी, कहीं पर भी एक्सेस हो सकती है, किसी भी क्लास में, किसी पैकेज में। अपने क्लास के नेम से अगर मैं उसे एक्सेस करूँ तो कहीं से भी एक्सेस हो जाएगी। अगर मैंने फाइनल लगा दिया तो वो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि उसके मीनिंग क्या होगा। सिमिलरली जब मैं फंक्शन के साथ यूज करूंगी फाइनल को, पब्लिक फाइनल वॉइड मेन, पब्लिक फाइनल वॉइड मेन या प्रोटेक्टेड फाइनल वॉइड मेन, मैं कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर लगा सकती हूँ। मैंने फाइनल का इस्तेमाल कर लिया मॉडिफायर के बदले, तो उसका मीनिंग क्या होगा? अगर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है फाइनल इंट ए, तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है फाइनल इंट ए, तो उसका मीनिंग क्या होगा? ठीक है, पहले हम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने फाइनल कीवर्ड को वेरिएबल के साथ यूज करा है तो वो क्या करेगा, उसको कांस्टेंट बना लेगा। मतलब अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दैट्स से इंट a इज इक्वल टू 5, मैंने उसको लिख दिया फाइनल। अब फाइनल का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? एक चीज है जिसको मैंने फाइनल कर दिया। फाइनल हम कहते हैं फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम जो मेरे बिल्कुल फाइनल एग्जाम, जो मेरे लास्ट एग्जाम है, अब इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा, फाइनल। या मैंने ये प्लान को फाइनल कर लिया है ना। फाइनल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल तय हो गई ये चीज। तो सिमिलरली जब मैंने वेरिएबल के साथ फाइनल को यूज करा तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगी। मतलब वो वैल्यू बिकम्स कांस्टेंट। नाउ द वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर मैं आगे लिखूं, मैं लिख दे फाइनल इंट ए इज इक्वल टू 5 और नीचे आके मैं लिख दूं ए प्लस प्लस या ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो वो चेंज नहीं होगी, मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये मेरा फाइनल है। बहुत बार हमें जरूरत पड़ेगी कि हमको अपने वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करनी। लेट्स से अगर मैं अपने अपने प्रोग्राम में पाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो 3.14 22/7, मेरे को उसको यूज करना है, तो मैंने लिख दिया फाइनल डबल पाई इज इक्वल टू 3.14। तो अगर मैं चाहूँ भी तो मैं आगे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकती। ऐसे ही बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, आप अभी पढ़ोगे प्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्सवेल कांस्टेंट, एंड बहुत सारे कांस्टेंट हमारे होते हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं एज अ इन द कांस्टेंट फॉर्म विद द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड। नेक्स्ट, व्हेन फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड विद फंक्शंस, जब फाइनल कीवर्ड को हम फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, वो फंक्शन जिसके साथ मैंने फाइनल लगाया है वो अब चेंज नहीं हो सकता। मतलब कि अब उसको हम ओवर रिडन नहीं कर सकते। जो भी मैंने उस फंक्शन को टास्क दिया है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन को अगर मैंने असाइन किया है, फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो उसको मैंने कोई ना कोई टास्क असाइन किया होगा, तो मैं उस टास्क को कुछ भी चेंज नहीं कर सकती हूँ कहीं से भी। अगर मैं चाहूँ कि दूसरी क्लास से मैं इसको चेंज कर लूँ, मुझे अभी ऐड कर रही हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो बाद में मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। उसको हम बोलते हैं ओवर रिडन। आगे चल के आगे कुछ लेक्चर्स में हम ओवर राइडिंग फंक्शंस पढ़ेंगे, क्या होते हैं ओवर राइडिंग फंक्शन। अभी के लिए हमें क्या देखना है कि अगर मैंने किसी फंक्शन के साथ फाइनल लगाया है तो वो फंक्शन ओवरराइड नहीं हो पाएगा।
ठीक है, इसका सिंपल सा अर्थ है कि टास्क गिवन टू अ फंक्शन कैन नॉट बी चेंज, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। ठीक, व्हेन यूज्ड विथ क्लास, अगर मैंने फाइनल कीवर्ड क्लास के साथ यूज करा है तो वो क्या करेगा, उस क्लास को इनहेरिट नहीं होने देगा, मतलब उस क्लास की प्रॉपर्टी को कोई अपने अंदर नहीं ले सकता, कोई और क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकती। इनहेरिटेंस मैंने पढ़ा था जहां पर एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को ले लेती है। जो जिस क्लास की प्रॉपर्टी ली जाती है वो पेरेंट क्लास होती है, दैट इज बेस क्लास, और जो क्लास लेती है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास, दैट इज चाइल्ड क्लास, है ना। तो अगर मैंने किसी क्लास के आगे फाइनल लगा दिया तो मैं उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती है, कोई भी क्लास उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक, तो ये मेरा होगा फाइनल कीवर्ड। नेक्स्ट इज स्टैटिक कीवर्ड। नेक्स्ट मॉडिफायर स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक लगाने से क्या होगा, स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। स्टैटिक कीवर्ड मैं यूज करती हूँ मेमोरी को मैनेज करने के लिए। जो भी मेनली उसका काम होता है, जब भी हम किसी फंक्शन के आगे या किसी क्लास के आगे या नेस्टेड क्लास के आगे या किसी वेरिएबल के आगे मैं स्टैटिक लगाऊंगी, तो इसका मतलब ये है कि मैं मेमोरी को वेस्ट होने से बचाने के लिए मैं उसको स्टैटिक कीवर्ड लगाती हूँ। स्टैटिक कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, वेरिएबल के साथ यूज हो सकता है, मेथड के साथ मतलब फंक्शन के साथ हो सकता है, किसी एक स्टेटमेंट ब्लॉक के साथ हो सकता है। मुझे पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मेरे को स्टैटिक करना है। स्टैटिक का मीनिंग होता है क्या है इंग्लिश में, स्टैटिक मतलब एक जगह रुक जाना, एक जगह थम जाना, एक चीज एक जो स्टेट है मेरा वो स्टैटिक हो गया। तो इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक का मीनिंग आगे स्टैटिक लगाने से होता क्या है। तो अभी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मतलब कि अगर मैं जावा में किसी वेरिएबल को स्टैटिक इनिशियलाइज कर दूं, मैंने लिखा स्टैटिक इंट ए, तो वो हो गया मेरा स्टैटिक वेरिएबल। अगर मैंने उसको सिर्फ इंट ए लिखा है मतलब स्टैटिक नहीं लगाया है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ये दो कैटेगरीज होती है वेरिएबल की, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल का एक और नाम होता है दैट इज क्लास वेरिएबल, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम होता है इंस्टेंस वेरिएबल। अभी तक हमने कैसे वेरिएबल डिफाइन करे हैं, इंट ए विदाउट स्टैटिक, मतलब इंस्टेंट वेरिएबल पर हमने अभी तक काम किया है। इसको देखते हैं। A variable which maintains a separate copy for each and every individual object is called instant variable. मतलब the non-static variable gets memory every time an object is created. It wastes lot of memory. A variable which maintains a single copy for the whole class, which is shared by all the objects of that class, are called class variable. The static variable gets memory only once in the class area at the time of class loading. It makes the program memory efficient and it saves memory. क्या फर्क हुआ, इतना समझ आया होगा इस पढ़ के कि भाई जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है और क्लास वेरिएबल में उस फर्क क्या हो रहा है, मेमोरी का। कहीं ना कहीं मेमोरी से इसका रिलेशन है ना, कि यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं, यहाँ पर एक ही कॉपी बन रही है। अब एक कॉपी कैसे बन रही है इसको हम समझेंगे ब्लूजे से। मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाए हैं, कुछ को बना के रखे हैं, लेट्स से इसको देखते हैं। मैंने ये वाला बनाया है प्रोग्राम फॉर इंस्टेंस वेरिएबल यूजिंग इंस्टेंस वेरिएबल। इसका आउटपुट और जब मैं इसी वेरिएबल को स्टैटिक बना दूंगी क्या फर्क होता है वो देखते हैं। मैंने क्या किया, एक क्लास इनिशियलाइज करी, क्लास काउंटर, उसमें एक वेरिएबल लिया, इसी वेरिएबल पे काम करेंगे पूरे प्रोग्राम में। इंट लिया, इंट काउंट को कर दिया 0, और मैंने एक फंक्शन बनाया void प्लस, और उस फंक्शन में लिखा काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंटिंग वैल्यू एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन काउंट। फिर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया जो कि है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। वहां पर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया। हमको आप लोगों को याद होगा हम ऑब्जेक्ट कैसे बना देते हैं, हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, याद है। इसमें क्या था, ये जो स्कैनर थी वो एक क्लास थी, यूटिल पैकेज की। यहाँ पर सिमिलरली हम किस क्लास पे वर्क कर रहे हैं, काउंटर। मुझे काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे मुझे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था, मैंने अपनी क्लास से बनाया था, और मैंने उसको कैसे लिखा था, न्यू कीवर्ड की मदद से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। सिमिलरली मैंने काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने उसका नाम दिया C1 और लिखा न्यू काउंटर और पैरेंथेसिस, क्योंकि मैं फंक्शन का बना रही हूँ, क्योंकि ये एक फंक्शन है।
हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। ये एक सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ठीक, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट से बात करनी है तो मैंने ये ऐसे बनाते हैं, हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम ऐसे बनाते हैं। काउंटर C2, काउंटर C3, ठीक, ये मेरे 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए काउंटर क्लास के। कैसे लिखते हैं? क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम एंड न्यू, देन काउंटर, जो भी क्लास है, और उसके बाद 2 पैरेंथेसिस आ जाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स आते हैं। दिस इज द सिंटेक्स फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल किया, मतलब जो भी इस क्लास में, जिस क्लास के मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, वो क्लास इसके फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकती है, इस फंक्शन इनके इस क्लास के फंक्शन को बुला सकती है, कॉल कर सकती है। तो मैंने इन ऑब्जेक्ट के थ्रू लिखा C1 डॉट प्लस, मतलब ऑब्जेक्ट बन से कहा कि प्लस वाले फंक्शन को, जो इस क्लास में फंक्शन है, उसको बुलाओ। कैसे बोला? C1 डॉट प्लस, जैसे हम लिखते थे स्कैनर में, हम लिखते थे SC डॉट नेक्स्ट इंट, है ना। तो यहाँ पर क्या था? मेरा ऑब्जेक्ट था जो कि किस फंक्शन को कॉल कर रहा है? नेक्स्ट इंट को। सिमिलरली अब मैंने कौन सी क्लास बनाई है? काउंटर। काउंटर ऑब्जेक्ट पे मैंने काम किया, तो मैंने उस काउंटर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट लगाया, और जो भी फंक्शन मुझे कॉल करना है मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, ठीक। अब ये कॉल हुआ, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा? प्लस। प्लस में गया, उसने देखा काउंट की वैल्यू कर दो प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू क्या थी? 0। फिर से तो उसने प्रिंट कर दी, 0 की वैल्यू 0 थी, प्लस प्लस किया, वैल्यू प्रिंट हो गई 1। 1 हो गया काउंट की वैल्यू, तो प्रिंट हो गई 1। तो आउटपुट आ गया मेरा 1, आउटपुट आ गया 1। नाउ फिर क्या है? खत्म हो गया प्रोग्राम, वापस आ गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे। फिर उसे मिला C2 डॉट प्लस, फिर से दूसरा ऑब्जेक्ट बुला रहा है, किसको? प्लस वाले फंक्शन को। तो उसने प्लस वाले फंक्शन को कॉल किया और फिर से प्रिंट हो गया मेरा 1, क्योंकि 0 थी वैल्यू, फिर से 0 हो गई। हमने काउंट की वैल्यू किसके थ्रू करी थी? इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन अब मुझे क्या करना है? मुझे दूसरे वाले काम में दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कॉल किया, तो फिर से वो काउंट की वैल्यू 0 हो गई, और उसने काउंट प्लस प्लस करके 0 में इंक्रीमेंट किया, ना कि 1 में। तो फिर से 1 आ गया और 1 प्रिंट हो गया। जब C3 कॉल हुआ, C3 से कॉल हुआ, तो फिर से क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस दैट इज 1 प्रिंट हो जाएगा मेरा नेक्स्ट लाइन में, ठीक। देखते हैं इसका आउटपुट, देखते हैं हम क्या आता है। जब मैं इस फंक्शन को रन कर रही हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है न्यू काउंटर, मतलब कि आपको जो मैंने क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर मैं इसको बनाऊंगी तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनकर आ गया न्यू काउंटर। हम न्यू से ही तो बनाते हैं, हमने अभी क्या कहा वहां पे? काउंटर C1 इज इक्वल टू न्यू काउंटर। देखो यहाँ पर लिखकर आ रहा है न्यू काउंटर, मतलब ये बोल रहा है कि आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू रन करना है। मैंने इसको रन करती हूँ, यहाँ पर आ रहा है वॉइड प्लस, ठीक। इसका मतलब क्या है? मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं प्लस वाले फंक्शन को, जो क्लास के अंदर फंक्शन है, उसको रन कर सकती हूँ। मैं इसको करती हूँ, तो 1 प्रिंट हो गया पहली बार, ठीक। अब मैंने क्या किया? मेरे को 3 बार फंक्शन रन करना है अलग अलग ऑब्जेक्ट से, तो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, जैसे हम प्रोग्राम में कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है, ब्लू जे के थ्रू ग्राफिकली मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए। कैसे? न्यू काउंटर से, अरे सॉरी, यस, न्यू काउंटर से मैंने अपने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, और यहाँ पर नाम में दे सकती हूँ काउंटर 1, काउंटर 3, काउंटर 4, ऐसे करके मैं दे सकती हूँ। मैंने वहां पर क्या किया? 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे, और तीनों ऑब्जेक्ट से मैंने किसको रन किया था? प्लस वाले फंक्शन को। देखो मैंने जब काउंटर 2 से किया तो भी बनाया, जब काउंटर 3 से करूंगी तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वॉइड प्लस किया तो फिर से बनाया, यही हम प्रोग्राम में कर रहे थे। अब अगर मैं इसी वेरिएबल को स्टैटिक बना दूं, इसी वेरिएबल को मैं अगर स्टैटिकली डिक्लेयर कर दूं, तो क्या होगा? विल गेट मेमोरी ओनली वंस एंड रिटेन इट्स वैल्यू। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी वेरिएबल को स्टैटिकली मैंने स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो उसको एक ही बार मेमोरी मिलेगी क्लास में, है ना। अगर वो स्टैटिक नहीं है तो हर ऑब्जेक्ट को
अलग अलग मेमोरी असाइन होगी उस वेरिएबल की और वो उसी पर काम करेगा, ये बोला था। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, फिर उसका उसको समझते हैं। इसमें मैंने क्या किया, वही किया, बस यहाँ पर स्टैटिक कर दिया। यहाँ पर मैंने काउंटर 2 लिया है क्लास का नाम, और मैंने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट बनाए, C1 C2 C3, C1 डॉट प्लस, C2 डॉट प्लस, C3 डॉट प्लस, 3 ऑब्जेक्ट बनाए अलग अलग, और उनको मैंने रन किया। ओके, मैं इसको देखते हैं। अब मैंने एक को फिर से बनाती हूँ। अब काउंटर 2 के मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। काउंटर 2 1 ये पहला ऑब्जेक्ट है इसका, फिर काउंटर ये दूसरा ऑब्जेक्ट, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट। अब इसको रन करते हैं। वॉइड प्लस, पहली बार 1 प्रिंट हुआ, दूसरी बार 2 प्रिंट हुआ, मतलब 1 में इसने प्लस प्लस किया है, क्योंकि हमने क्या लिखा था प्लस के अंदर, काउंटर प्लस प्लस एसओपी काउंट, काउंट की वैल्यू। तो पहली बार उसने 0 को इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया, फिर 1 से 2 करा, फिर 2 से 3 करा, अब 3 प्रिंट हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जब मैंने अपने वेरिएबल को स्टैटिकली डिक्लेयर कर दिया, तो इसने क्या किया, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये मेरा इसका डायग्राम है। इसने क्या क्या 3 ऑब्जेक्ट बनाए, C1 C2 C3, किसके, मेरे काउंटर 2 के। उसको उसने कहां पर इंक्रीज किया, उसने एक क्लास एरिया बनाया, क्योंकि ये सारे जितने भी मेरे वेरिएबल थे, जो मेरा वेरिएबल था वो था स्टैटिक, मतलब वो एक क्लास वेरिएबल था। क्लास वेरिएबल क्या करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही कॉपी बनाते हैं। अगर ये एक इंस्टेंट मेथड होता या इंस्टेंट वेरिएबल होता, तो क्या करता, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनती। जो मेरा पहले वाले प्रोग्राम में हो, क्या हुआ, C1 को मेरे को एक अलग कॉपी मिलती काउंट की, C2 को अलग कॉपी मिलती काउंट की, C3 को अलग कॉपी मिलती काउंट की, ठीक है। और सब में इनिशियली क्या स्टोर होता, 0, अगर एक इंस्टेंस वेरिएबल होता। लेकिन क्लास वेरिएबल था, स्टैटिक उसमें असाइन था, तो क्या हुआ, C1 को उसने एक ही एरिया असाइन किया, C2 को भी एक ही असाइन किया, और C3 को एक ही एरिया असाइन होगा, एक ही मेमोरी स्पेस असाइन होगा उस ऑब्जेक्ट को। मतलब जब C1 कॉल हुआ तो काउंट की वैल्यू थी 0। जब C1 जब C1 कॉल हुआ तो काउंट की वैल्यू थी 0, तो उसने C1 का क्या कर दिया, C2 को कॉल किया, और काउंट की वैल्यू हो गई 1। मतलब C1 को जब कॉल किया गया तो काउंट की वैल्यू हो गई थी प्लस प्लस होके 1। जब C2 को कॉल किया तो काउंट की वैल्यू थी 1, है ना, क्योंकि एक ही मेमोरी एरिया असाइन है ना। एक डिब्बा बना लो आप, इसी मेमोरी एरिया को सारे ऑब्जेक्ट्स पॉइंट करेंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, सबको यही मेमोरी एरिया असाइन होगा, जिसका नाम होगा काउंट, ठीक है। जब काउंट पहली बार कॉल होगा तो उसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू थी 0। जब C1 ने उसे पहली बार कॉल किया और उसको एग्जीक्यूट किया, तो काउंट की वैल्यू हो गई 1। जब दूसरी बार कॉल हुआ तो इनिशियल वैल्यू थी 1 और वो हो गई 2। जब तीसरी बार कॉल हुआ तो इनिशियल वैल्यू थी 2 और वो हो गई 3। ऐसे करते करते मेरी वैल्यूज प्रिंट होती चली गई। पहली बार मैंने कॉल किया तो 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ और 3 प्रिंट हुआ। लेकिन अगर इंस्टेंट वेरिएबल होता तो पहली बार क्या प्रिंट होता, 1 ही प्रिंट होता। दूसरी बार क्या प्रिंट होता, 1 प्रिंट होता। तीसरी बार भी 1, क्योंकि इनकी सबकी अलग अलग कॉपीज है और सबकी इनिशियल वैल्यू 0 थी। तो वही हमने डेफिनेशन में डिक्लेयर किया है कि अ वेरिएबल विच मेंटेन्स अ सेपरेट कॉपी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। और अगर वो कोई एक कॉपी ही मैनेज कर रहा है फॉर दी होल क्लास विच इज शेयर्ड बाय ऑल दी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे सबको वही मेमोरी असाइन होगी, दैट इज नोन एज क्लास वेरिएबल। The static variable gets memory only once in the class area at the time of class loading. क्लास जब लोड होगी तो उसे एक ही बार मेमोरी असाइन होगी, बार बार नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हर बार असाइन होगी, जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उतनी बार उसको मेमोरी असाइन होगी। अगर यहाँ पर अभी तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे 2 वेरिएबल था, तो 2 वेरिएबल्स की अलग अलग कॉपी मिलती हर वेरिएबल को। तो ऐसे करते करते मेरी कितनी मेमोरी वेस्ट हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही मेमोरी असाइन हो रही है ना, जिसको सारे ऑब्जेक्ट्स पॉइंट कर रहे हैं। अगर मैंने पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू इसमें कुछ चेंज किया है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट जब कॉल होगा तो वो चेंज बरकरार रहेगा। इसलिए हमने इसको बोला था स्टैटिक, जो कि बरकरार रहता है, चेंज नहीं होता है इसलिए, ठीक है।
इट मेक्स आवर प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट, मेमोरी सेव करता है एंड ये वेस्ट करता है। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? कुछ नहीं, क्लास वेरिएबल के आगे मतलब वेरिएबल के आगे आप ना स्टैटिक लगा दो, और अगर इंस्टेंस है तो कोई भी सिर्फ इंट ए लिख के छोड़ दो। ठीक। More about static variable. A static variable can be used to refer the common property of all the objects, which is not unique for each object. For example, अब हम static variable को use कहाँ करें? अभी तक तो हम पढ़कर आए हैं कि भाई instant variable से ही सारे काम हो जाते हैं। तो static variable क्यों introduce हुआ और कहाँ use करना चाहिए? static variable हम तभी use करेंगे जब हमें कोई common property किसी object की refer करनी हो। For example, the company name of all the employees. मैंने अगर हर एक कंपनी है, एक कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे, है ना, या एक स्कूल है, स्कूल में मल्टीपल बच्चे हैं, ठीक है, तो हर बच्चे का अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैंने हर बच्चे का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, है ना, तो उन सारे बच्चों का अगर मुझे स्कूल नेम लिखना है, उन सारे बच्चों का अगर मुझे स्कूल नेम लिखना है तो वो क्या होगा? वो एक सेम चीज होगी, स्कूल नेम जो होगा मेरा वो सेम चीज होगी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक, तो वो एक कॉमन चीज होगी। जो चीज यूनिक नहीं है हर ऑब्जेक्ट के लिए, अगर मुझे मैं स्टूडेंट 1 की बात करूं तो उसका रोल नंबर जो होगा वो यूनिक होगा। स्टूडेंट 1 का रोल नंबर लेट से 101 है, ठीक, स्टूडेंट 2 का 102 है, स्टूडेंट 3 का 103 है, ऐसे करते करते हर बच्चे का अलग अलग रोल नंबर होगा, अलग अलग नाम होगा। सिर्फ उनका क्या सेम रहेगा? स्कूल नेम हो सकता है सेम हो, सब्जेक्ट सेम हो। तो जब कोई चीज यूनिक नहीं है, कॉमन है प्रॉपर्टी ऑल दी ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो आप तब यूज करो स्टैटिक वेरिएबल टू सेव द मेमोरी। ठीक, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन अगर कोई चीज यूनिक है, जैसे रोल नंबर है, नेम है, तो मैंने इनको इंस्टेंटली डिक्लेयर किया है। अब हम देखते हैं स्टैटिक मेथड। जब मैं स्टैटिक कीवर्ड को अपने फंक्शन के साथ इस्तेमाल करूंगी तो क्या होगा? अगर मैंने फंक्शन के साथ इस्तेमाल किया होगा स्टैटिक को तो वो क्लास मेथड कहलाएगा, और नॉन स्टैटिक फंक्शन को जिनमें जब जो अभी तक हम करते आ रहे हैं कि वॉइड मेन लिख दिया या पब्लिक वॉइड मेन लिख दिया, मैंने स्टैटिक नहीं इस्तेमाल किया है, तो उन फंक्शंस को हम नाम देंगे नॉन स्टैटिक मेथड या इंस्टेंट मेथड। जैसे पहले क्लास वेरिएबल और इंस्टेंट वेरिएबल थे, ऐसे क्लास मेथड्स एंड इंस्टेंट मेथड। The method which are executed through the class name are called class method. क्लास मेथड क्या होता है? अगर मैंने स्टैटिक लगा दिया तो वो मेथड अभी हमने फंक्शन कॉल किया था ब्लू जे में, तो हमने किसके थ्रू किया था? ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर वहां से मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया। अगर मैंने उस फंक्शन को स्टैटिकली डिक्लेयर किया होता, मैंने उस फंक्शन का नाम किया था वॉइड प्लस, है ना, मतलब वो एक नॉन स्टैटिक मेथड था, इसलिए मैंने उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू इस्तेमाल किया था। अगर वो मैं वहां पर स्टैटिक लगा दूं तो वहां पर मुझे क्लास के नेम के थ्रू उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि काउंटर टू, अगर आप काउंटर पे क्लिक करोगे तो जो मेरा वॉइड मेन था, अगर आप इसको खोल के देखो, यहाँ पे एक है मेरा स्टैटिक फंक्शन और एक है मेरा नॉन स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो आप यहाँ देखोगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ आप नॉन स्टैटिक को कॉल कर पा रहे हो, मतलब जो जिसपे स्टैटिक नहीं लगा है। जहां पर स्टैटिक लगा है वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है? वॉइड मेन, मतलब क्लास के थ्रू। ये मैंने क्लास ही तो है मेरी, ये जो मेरा ऑरेंज कलर का डिब्बा है येलो कलर का, ये क्या है? ये मेरी क्लास है, और लाल कलर का डिब्बा है वो मेरा ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरा नॉन स्टैटिक फंक्शन कॉल हो रहा है एंड क्लास के थ्रू मेरा स्टैटिक फंक्शन कॉल हो रहा है, दैट इज वॉइड मेन। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरा पूरा फंक्शन रन हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसी के अंदर सारे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है। देखो ये हो गया, रन हो गया, 1111, इसका आउटपुट आ गया। अगर आप इसको भी करोगे तो यहाँ पर भी आपका स्टैटिक फंक्शन आप रन कर सकते हो। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन में क्या होता है कि भाई आपको क्लास के नाम के थ्रू आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो, और कोई मेथड अगर नॉन स्टैटिक है तो आप उसको क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करोगे, डाटा आर इंस्टेंट मेथड। एग्जाम्पल मैथ डॉट पाव, अभी हमने आप लोगों ने यूज किया है सबने मैथ डॉट पाव। मैथ डॉट पाव में जो मैथ था वो मेरा क्लास का नेम था,
एक क्लास है जावा में जो बनी हुई है, पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, और उसका नाम है मैथ। ठीक, उसका नाम है मैथ, वो कहीं डिक्लेयर है, उसको हम उसके किसी फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं, दैट इज पाओ। पाओ नाम का फंक्शन है, उसको हम यूज करना चाह रहे हैं, तो हम किसके थ्रू यूज किया, मैंने मैथ के, मतलब कि ये जो फंक्शन होगा पाओ, दैट इज स्टैटिक मेथड। Similarly, on the other hand, we have used sc.nextend। जो sc था, पहले हम क्या करते थे, इसकी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे ऊपर, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते थे स्कैनर क्लास का, उसके बाद उस sc जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के नाम के थ्रू मैं उसका फंक्शन डिक्लेयर करती थी। ये उसका फंक्शन ही तो है एक, जो कि चेक कर रहा है कि मेरा जो जो वेरिएबल है जो मैं इसमें पास करूंगी, जो स्टोर हो रहा है वेरिएबल, वो क्या इंटीजर में के फॉर्मेट में है नहीं, या यूजर ने कोई स्ट्रिंग डाल दी, या यूजर ने कोई नंबर नहीं डाला, किसी का नाम डाल दिया, या किसी कोई कैरेक्टर डाल दिया, तो वो चेक करता है फंक्शन। ये फंक्शन का ये काम है। तो हम इस फंक्शन को कॉल करके अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं टू टेक इनपुट। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये मेरा हो गया इंस्टेंट मेथड का एग्जांपल, और ये मेरा होगा क्लास मेथड का एग्जांपल। A static method can only access static data member and can change the value of it। जैसे कि अभी हमने क्लास, जब हमने क्लास पे टिक किया, तो मैंने जब हमने void main पे क्लिक किया था, तो वो स्टैटिक फंक्शन था, तो वो क्लास के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा था। तो जो स्टैटिक मेथड जो है, वो सिर्फ एक स्टैटिक वेरिएबल को, मतलब एक क्लास वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है। अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल उससे एक्सेस करना चाहोगे तो नहीं होगा। तभी हमने जब दूसरी बार स्टैटिक चलाया था, तो वो स्टैटिक वाले वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा था। बट जो मेरा नॉन स्टैटिक मेथड है, वो दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक मेथड आर कॉल्ड क्लास मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड आर कॉल्ड इंस्टेंस मेथड। इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ये देखते हैं, कैलकुलेट। मैंने यहाँ पर पैकेज बनाया है, पैकेज के अंदर, ठीक है, पब्लिक क्लास कैलकुलेट, मैंने क्लास को डिक्लेयर किया है पब्लिक। अब देखते हैं पब्लिक क्लास डिक्लेयर करने से क्या फायदा होता है। ठीक, पब्लिक क्लास डिक्लेयर किया है, और मैंने यहाँ लिखा है स्टैटिक वॉइड क्यूब। मैंने एक फंक्शन बनाया है, दैट इज स्टैटिक मेथड। ठीक, मतलब एक क्लास के नाम से एग्जीक्यूट होगा, और वहां पे लिखा और पास किया है इंट एक्स। मतलब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा क्यूब वाला, उसके पैरामीटर्स में मैं एक इंटीजर वैल्यू पास करूंगी। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। क्यूब क्या करेगा, उस जो भी एक्स मिलेगा उसको, जो भी यहाँ से वेरिएबल मिलेगा उसका क्यूब निकालेगा, तो उसको 3 में मल्टीप्लाई करेगा। और फिर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से क्या किया, कैलकुलेट डॉट क्यूब, मतलब मैंने क्लास के थ्रू, क्लास का नाम क्या था, कैलकुलेट। मैंने फंक्शन के अंदर मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्लास का, मैंने डायरेक्टली उसको एक्सेस किया, कैलकुलेट डॉट क्यूब। अब इसको रन करते हैं, क्या इसका आंसर आता है। इसको हम रन करते हैं वॉइड मेन से, इसका आंसर आ गया। अब लेट्स से मुझे इस क्लास में अपना कैलकुलेट, जो मैंने पहले वाला फंक्शन बनाया, मुझे दूसरी क्लास में कैलकुलेट 2 क्लास में मुझे एक्सेस करना है। जैसे कि एक्सेस स्पेसिफायर में पढ़ा था कि अगर मैंने क्लास को या फंक्शन को पब्लिकली डिक्लेयर किया है, तो मैं उसे कहीं पर भी यूज कर सकती हूँ। मैं ये मेरी दूसरी क्लास है, आप चेक कर लो। मेरी दूसरी क्लास है, मैंने पहली क्लास बनाई थी कैलकुलेट, दूसरी क्लास मैंने बनाई कैलकुलेट 2। ये मेरी दूसरी क्लास है, ये मेरी दूसरी क्लास है। मैंने इसके अंदर क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, और मैंने लिखा कैलकुलेट डॉट क्यूब, और उसको पास कर दिया 4। मतलब 4 का मुझे क्यूब चाहिए। जैसे हम मैथ डॉट पाओ लिखते हैं, तो ये क्या करते हैं, हम मैथ क्लास को बुलाते हैं, और इसके अंदर हम पास करते हैं 2,3। मुझे 2 की पावर 3 चाहिए। इसी सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या किया, कैलकुलेट डॉट क्यूब, मुझे कैलकुलेट क्लास का फंक्शन क्यूब है, मतलब मुझे 4 का क्यूब निकालना है। तो मैंने इसको यहाँ पर रन किया, देखते हैं इसका आंसर आता है या नहीं आता है, इस क्लास में रन करता है नहीं करता है। इसको मैंने रन करती हूँ, 64, दैट इज द क्यूब ऑफ 4। ये मेरा रन करा फंक्शन, किसके थ्रू, दूसरी क्लास के थ्रू मैंने इसका फंक्शन एग्जीक्यूट किया। So we have completed our static method topic. Static keyword is very important to understand, and I hope आपको समझ में आया होगा. Thank you so much. That's in this video.
बाय।